हेलो बेटा, कैसे आप लोग? नाइन्थ क्लास के लिए नीट जेई दोनों के लिए कॉमन है ये जो क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने हैं। स्टार्ट करते हैं फटाफट से, देरी ना करते हुए। व्हाट इज अदर नेम फॉर आर्टिफिशियल सिल्क? आर्टिफिशियल कौन सा होता है बेटा? देखिए, ये चारों जो नाम दिए, नायलॉन, रेयॉन, एक्राइलिक, पॉलिएस्टर, ये चारों ही एक तो आपका सिंथेटिक है, आर्टिफिशियल है, मतलब जो इनको बाहर फैक्ट्री में बनाया जाता है। ठीक है, तो इसमें से आपका जो आर्टिफिशियल का है वो आपका कौन सा होगा? रेयॉन। नायलॉन और एक्रेलिक, पॉलिएस्टर, ये भी आपके सिंथेटिक ही हैं। जैसे पॉलिएस्टर आपका सिंथेटिक फाइबर है और नायलॉन भी आपका पॉलीमर फाइबर है, और जो रेयॉन है वो आपका इसमें आंसर है। आर्टिफिशियल रेयॉन को ही कहा जाता है। विच फाइबर यूज फॉर एज अ आर्टिफिशियल वूल? तो आर्टिफिशियल वूल किसे कहते हैं हम? इन चारों में से एक्रेलिक, रेयॉन, नायलॉन, कॉटन में से तो एक्रेलिक भी सबसे ज़्यादा सिंथेटिक फाइबर है जिसको हम यूज़ करते हैं स्वेटर बुनने में, यूज़ करते हैं। इसका इसलिए इसका आंसर ए होगा, क्योंकि हम नायलॉन और रेयॉन को तो हम बनाएंगे नहीं स्वेटर, कॉटन का तो ऑफ कोर्स नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, पॉलीमर्स आर मेड ऑफ स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड लेयर्स, मॉलिक्यूल्स, सेल्स या मोनोमर्स। तो इसमें जो पॉलीमर होता है, देखो मर यूज़ हो रहा है ना, एक्चुअली में ये असली वाला मर नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो मोनोमर है, क्योंकि मोनोमर जब बहुत सारे, मोनो मतलब सिंगल, जब बहुत सारे मोनोमर अटैच होते हैं एक दूसरे से तो वो क्या बनता है? आपका पॉलीमर बन जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, द स्ट्रॉन्गेस्ट सिंथेटिक फाइबर इज। स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है इन चारों में से? अगर हम देखें तो नायलॉन, रेयॉन, पॉलिएस्टर, एक्रेलिक में से तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है आपका नायलॉन। ठीक है, नायलॉन सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, ये ध्यान रखना आपको। और ये सारे ही सिंथेटिक फाइबर हैं, ये ध्यान रखना, सारे ही सिंथेटिक हैं आपके। वुड पल्प इज यूज टू मेक। वुड पल्प का यूज़ जो होता है इन चारों में से किसके लिए होता है? प्लास्टिक, वूल, जूट, रेयॉन। तो ये ध्यान रखना बेटा, वुड पल्प का जब भी क्वेश्चन आया इसका रिलेशन है रेयॉन से, तो रेयॉन इसका आंसर होगा। वुड पल्प से क्या बनाया जाता है? आपका रेयॉन बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल फाइबर? मतलब इनमें से कौन सा एक नेचुरल फाइबर है? वूल, नायलॉन, पीवीसी, पॉलीथीन। अभी ऊपर पढ़ा हमने जो नायलॉन, पीवीसी मतलब होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, और पॉलीथीन अगेन सिंथेटिक है, नायलॉन भी सिंथेटिक है, 3 सिंथेटिक है। वूल आपका क्या है? जो हम भेड़ बकरियों से जो हम यूज़ कर लेते हैं वो आपका वूल बनता है, जिससे ऊन बनाया जाता है आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, मेलामाइन इज थर्मोप्लास्टिक, थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक, ठीक है, और या फाइबर है या इलास्टोमर है? तो बेटा देखो, थर्मोस्टेटिन जो पहले वाला था, थर्मोप्लास्टिक था। थर्मोस्टेटिन का मतलब एक बार सेट हो गया तो सेट हो गया, फिर वो चेंज नहीं हो सकता। और जो प्लास्टिक है वो होता है जो चेंज हो जाता है जब हीट करते हैं तो उसको। फाइबर इलास्टोमर नहीं हो सकता वो। जो मेलामाइन है वो आपका क्या है? थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक, आपका ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, कि फाइबर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज इज सोल्ड। अब सीधी सी बात है, फैक्ट्री में प्रोड्यूस हो रहा है फाइबर तो क्या बोलेंगे भाई? मैन मेड तो कहेंगे नहीं, नेचुरल फाइबर भी नहीं कहेंगे। ठीक है, हम मैन मेड कहेंगे, सॉरी, मैन मेड कह सकते हैं उसको हम, क्योंकि हमने हमारे द्वारा बनाया गया उसको। और नेचुरल तो नहीं बोलेंगे, नेचुरल नहीं है वो। सिंथेटिक फाइबर, हाँ सिंथेटिक बोल सकते हैं, बाहर बनाया हमने। बोथ ए एंड सी, तो बोथ एंड या सी पे हम डी ऑप्शन जाएगा इसका आंसर। बोथ ए एंड सी मतलब मैन मेड फाइबर भी है और ये सिंथेटिक फाइबर भी, आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है आपका 9th, PET, पैट। पैट यहाँ पालतू वाला पैट नहीं है, इसे प्रोस्टर बोलते हैं या पोलियमाइड है, ये नायलॉन है, थर्मोस्टेटिक प्लास्टिक है। तो पैट जो है इसका पहले तो फुल फॉर्म याद बताया था मैं आपको। इसका फुल फॉर्म है पॉलीथाइलीन टरथैलेट, टरथैलेट नाम है इसका। और ये आपका एक पोलिस्टर होता है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ पोलिएस्टर। तो इसका आंसर ए है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रिसाइकल्ड? किसको हम रिसाइकल नहीं कर सकते? रिसाइकल मतलब दोबारा से यूज़, साइकिल करके दोबारा यूज़ कर लेना उसको, मोल्ड वोल्ड करके। तो इसमें से कुकर टॉयज मोल्ड हो जाते हैं, कुकर हैंडल्स मोल्ड नहीं होते हैं, कैरी बैग भी मोल्ड हो जाते हैं, प्लास्टिक चेयर भी। कुकर हैंडल्स आपके क्या एग्जाम्पल है। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल है, जैसे आपके स्विच बोर्ड होते हैं, बोर्ड में स्विच होते हैं, वो भी आपके रिसाइकल नहीं होते हैं। उसके बाद आपका चैप्टर स्टार्ट होता है, चैप्टर नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बीटन इनटू थिन शीट। फिर किसको आप बीट करके, मतलब पीट के आप शीट में बदल दोगे? तो ये देखो, ये प्रॉपर्टीज़ है जिसको हम पीट के बदलते हैं, इसका नाम है मैलिएबिलिटी। जब आप मेटल्स को बीटन करते हो शीट के अंदर तो वो आपका कहलाता है मैलिएबिलिटी। तो यहाँ पे मेटल कौन सा है? जिंक मेटल है, फॉस्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन आपके नॉन मेटल्स हैं। तो जिंक को आप कन्वर्ट कर सकते हो शीट के अंदर। आंसर आपका ए है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? अब स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है, ठीक है, देखनी है इसमें से, हम देख लेते हैं कौन सी ठीक है।
तो पहला है ऑल मेटल्स आर डक्टाइल। अब सब में देखो ऑल नॉन मेटल्स आर डक्टाइल, जनरली मेटल्स आर डक्टाइल, सम नॉन मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब क्या होता है? डक्टाइल का मतलब होता है बेटा जी, जब आप मेटल को खींच के जो ऊपर आपने पीट के बीटन इंटू थिन शीट्स में कन्वर्ट किया था, मैंने आपको बताया था मेलेबिलिटी। यहाँ पर जो आपका जो डक्टाइल है, इसका मतलब होता है कि भाई आप इनको खींच के आप वायर बना रहे हो, ठीक है। तो डक्टाइल का मतलब जो वायर बन जाएगा। तो ऑल मेटल आर डक्टाइल नहीं, सारे के सारे मेटल डक्टाइल नहीं होते हैं, क्योंकि जनरली मेटल से ही बनती है वायर, कॉपर, एल्यूमिनियम। और ऑल नॉन मेटल्स आर डक्टाइल, मेटल्स नॉन मेटल्स डक्टाइल नहीं होती है, प्रॉपर्टी उनकी नहीं होती है। जनरली मेटल्स आर डक्टाइल, हाँ कुछ ज़्यादातर मेटल्स डक्टाइल होते हैं, ये मान सकते हैं हम। सब नॉन मेटल्स आर डक्टाइल, कुछ नॉन मेटल्स डक्टाइल होते हैं, वायर नहीं बनती है उनकी। आपका आंसर सी है, जनरली मेटल्स आर डक्टाइल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। लिक्विड मतलब जैसे आप रूम टेम्परेचर पर हो रही है और वो लिक्विड ही रहेगा। तो देखना है, आयरन बिल्कुल नहीं हो सकता, ब्रोमीन देखते हैं अभी, आयोडीन नमक नहीं हो सकता, फॉस्फोरस नहीं हो सकता। देखिए नॉन मेटल आपके ब्रोमीन है जो लिक्विड एट रूम टेम्परेचर रहता है, तो इसका आंसर बी है। और हाँ, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई मेटल कौन सा एट रूम टेम्परेचर रहता है, लिक्विड रहता है, वो आपका मरकरी होगा। चलो अगला ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 4, मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज। सबसे ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा होता है? कॉपर, सिल्वर, पोटेशियम, कैल्शियम। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव होता है आपका पोटेशियम। ये याद रखना, सी आंसर है इसका। द मेटल विच इज यूज्ड एट लिक्विड रूम टेम्परेचर। अब मेटल बोल दिया है, मैंने आपको आंसर बता दिया था अभी। तो सोडियम, ब्रोमीन, कैल्शियम। अब मेटल बोला है उसने, स्पेसिफिक कर दिया है। ब्रोमीन भी मेटल, ब्रोमीन भी लिक्विड है बट इट इज़ नॉट मेटल। कैल्शियम, मरकरी, मरकरी इसका आंसर डी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज द मोस्ट डक्टाइल। सबसे ज़्यादा डक्टाइल कौन सा होता है? तो इसका आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर होगा, कॉपर की वायर तो बनती है, सिल्वर की वायर भी बन सकती है, ये सबसे ज़्यादा डक्टाइल होता है आपका गोल्ड। डी आंसर है इसका बेटा, ठीक है। जी हमने गोल्ड से हमने बहुत सारे देखे हैं कि बहुत सारी ज्वेलरी बनती है, बहुत पतली पतली माइन्यूट मिनट से बनती है। इसका आंसर डी है, गोल्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज मोस्ट रिएक्टिव एंड स्टोर्ड इन केरोसिन। जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, अभी बताया ऊपर, पोटेशियम, स्टोर्ड इन केरोसिन, और हम किसमें स्टोर करते हैं? केरोसिन में। तो इसका आंसर पोटेशियम, मैंने आपको पहले ही बता दिया, 4 ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है। नेम द गैस इवोल्व व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो बेटा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में HCl है, मैग्नीशियम Mg है, और जब रिएक्शन करेगी तो बनेगा आपका मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, और इसमें साथ में जो निकलेगा वो आपका होगा हाइड्रोजन गैस। ये देखिए मैंने आपको रिएक्शन भी दिखा दी है, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और आपका बन गया मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो गैस पूछी इन्होंने कौन सी निकलेगी, तो उसमें हाइड्रोजन गैस होगा बेटा। द मेटल इज नॉट कोरोडेड बाय एयर, वाटर, एसिड। तो कौन सा ऐसा मेटल है जो कोरोड, जिसे जंग नहीं लगता है? कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, इन तीनों में लग जाता है बेटा, इन तीनों से। बट गोल्ड ऐसा है जिसपे इजीली कोरोड नहीं होता है। आंसर डी। मेटल आर सॉफ्ट। मेटल पूछा, मेटल क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं, ब्रिटल होते हैं, हार्ड, सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं, जनरली लिक्विड। तो जो मेटल्स होते हैं बेटा वो जनरली हार्ड होते हैं, ज़्यादातर हार्ड एंड सॉलिड, ठीक है। ये आंसर, इसका आंसर बी होगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 11, मेटल्स हैविंग क्वालिटीज ऑफ बोथ मटेरियल्स हैविंग क्वालिटीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और देखो अलाई होता है, मिक्सचर होता है दोनों का, लेकिन उन्होंने पूछा मेटेरियल्स जिनके अंदर दोनों क्वालिटी मेटल नॉन मेटल्स की हो, और तो वो मेटलॉइड्स होता है आपका आंसर। मेटलॉइड में दोनों मेटल नॉन मेटल की प्रॉपर्टी शो करता है। और नोबल मेटल्स होते हैं वो मेटल्स होते हैं जो बेटा जो जिनका ऑप्टेक कंप्लीट होता है, मतलब ना ही वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं ना ही गेन करते हैं। इसका आंसर बी होगा, मेटलॉइड्स। अगला ऑप्शन है बेटा, विच मेटल रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर। देखो कोल्ड वाटर मतलब ठंडा पानी, ठंडे पानी से इजीली कौन रिएक्ट करेगा? गोल्ड तो करता ही नहीं है, सिल्वर भी नहीं करता, मैग्नीशियम नहीं। इसका आंसर डी, कैल्शियम होगा, क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम। डी आंसर। चैप्टर नंबर 5 है आपका। अगला ऑप्शन पहला है मिनरल्स आर। अब मिनरल्स क्या होते हैं आपके, तो मिनरल्स देख लेते हैं भाई। पहला नेचुरल रिसोर्सेज है, या इन एडजस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, कभी ना खत्म होने वाले, एडजस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज खत्म होने वाले, आपके प्राकृतिक संसाधन है, या ऑल ऑफ दिस, चारों ही हैं। तो चारों ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते।
नेचुरल सोर्सेज तो हैं, लेकिन ये क्या खत्म हो सकते हैं या नहीं खत्म हो सकते? तो भाई मिनरल्स आपके खत्म हो रहे हैं, हमारी अर्थ पे खत्म होते जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हम इनको यूज कर रहे हैं। तो आपका ये कौन सा आंसर सी होगा, एडजस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम। पेट्रोलियम इज मेनली अ मिक्सचर ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग क्लास। किसका मिक्सचर होता है आपका पेट्रोलियम? कार्बोहाइड्रेट्स का, कार्बोजीन्स का, हाइड्रोकार्बन का या अल्कोहल का? तो ये इसका आंसर हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का तो नहीं होता, नहीं तो हम खा रहे होते उसको। कार्बोजीन्स का भी नहीं होता, कार्बोजीन इज अ मिक्सचर ऑफ CO2 प्लस O2। हाइड्रोकार्बन कार्बन क्या होते हैं बेटा जी? कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर जो कंपाउंड्स बने होते हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, वही सबसे ज़्यादा इसमें पेट्रोल में पाए जाते हैं। अल्कोहल नहीं हो सकता बेटा, इसमें अल्कोहल आंसर में ऑप्शन नहीं होगा, इसका आंसर सी है। विच इन वन इज अ नॉट अ कोल प्रोडक्ट। कोल मतलब कार्बन, किस में से कार्बन से क्या नहीं निकले? देखो कोल से कोल तो निकलेंगे, सॉरी इसमें डी ऑप्शन नहीं है बेटा। लेकिन लाइम जो होता है, लाइम होता है आपका कैल्शियम ऑक्साइड CaO, तो कोल कार्बन से CaO नहीं निकल सकता, इसका आंसर बेटा क्या होगा? लाइम। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पेट्रोकेमिकल। पेट्रोकेमिकल कौन सा इनमें से है? तो अमोनिया, कोक, एसीटोन। अमोनिया नहीं है, कोक भी नहीं है बेटा, एसीटोन तो हो ही नहीं सकता। इसका आंसर होगा पैराफिन वैक्स। ये आपका एक पेट्रोकेमिकल है जो हम यूज़ करते हैं। ठीक है। उसके बाद अब देखते हैं भाई, कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन, जो मर जाता है मतलब प्लांट्स वगैरह, तो इनटू कोल, उनको कोल में कन्वर्ट होने को क्या बोलते हैं हम? कार्बनाइजेशन, डिस्टिलेशन, कोल गैस, नेचुरल गैस। तो इसका आंसर है कार्बोनाइजेशन, कार्बन में कन्वर्ट होना, क्योंकि जो भी जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं वो मोस्टली कार्बन से मिलके बने हैं बेटा जी। तो वो जब वो कार्बन में कन्वर्ट हो जाएंगे तो इसका आंसर होगा कार्बोनाइजेशन, ए आंसर, कन्वर्ट हो जाएंगे उसी में। फुल फॉर्म ऑफ LPG सभी को पता है बेटा जी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसका आंसर बी है। मैं सारे ऑप्शन नहीं पढ़ रहा, लाइट तो हो ही नहीं सकता बेटा, खुद ही पता, लॉन्ग पाइप ऑफ गैस नहीं हो सकता, और ना ही लॉन्ग पेट्रोलियम गैस। ये आपका आंसर है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, बी आंसर है इसका। उसके बाद नेचुरल गैस स्टोर अंडर हाई प्रेशर, कौन सी गैस ऐसी है हम स्टोर करते हैं हाई प्रेशर पे? तो देखिए CNG, हाँ आपने देखा गाड़ी में डलती है और हाई प्रेशर पे उसको रिलीज किया जाता है गाड़ियों में, व्हीकल में। LPG नहीं, KLG नहीं, PNP भी नहीं। ये आंसर इसका आंसर है इसका ए, CNG, कंपास्ट नेचुरल गैस, क्योंकि हम उसको बहुत ही हाई प्रेशर पे व्हीकल में यूज़ करते हैं, डालते भी बहुत। नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज्ड फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड। कौन सा पेट्रोल का प्रोडक्ट है जिसे हम रोड के सरफेस बनाने में यूज़ करते हैं? देखिए पहली बात, पीट, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, ये सारे मोस्टली कार्बन के बने हुए हैं, कार्बन ही है बेसिकली। जो बिटुमिनस है कोल की एक वो है, कार्बन का ही रूप है, डिफरेंट एक फॉर्म है। और इस बिटुमिनस को मतलब एक पार्टिकुलर बिटुमिनस है जिसे हम इसको बनाने में यूज़ करते हैं, रोड सरफेसिंग तो बनाने में रोड की यूज़ करते हैं। आपको डी आंसर है इसका। ठीक है। प्रोडक्ट obtained by process of destructive distillation। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन मतलब डिस्ट्रक्ट मतलब समझ गए आप, अपने आप में समझ गए कि भाई डिस्ट्रक्ट करना, तबाही से मचा देना। इसमें जो भी है डिस्टिलेशन जो करते हैं इसमें, तो मोस्टली इस वाले प्रोसेस में, मोस्टली नहीं, इसमें जो फॉर्मेशन होता है वो होता है कोक, कोल तार और कोल गैस का। मैं सीधा आपको आंसर बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें कोई अलग चीज़ नहीं है, क्योंकि हम जो बात करेंगे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की बुक के प्रेफरेंस से, तो उसमें ये 3 चीज़ें ही बनती, चौथी चीज़ भी होती है आपका, वो अमोनिया है, वो इसमें ऑप्शन में नहीं है। तो आपको कोक, कोल तार और कोल गैस को याद रखना है। द माइनिंग ऑफ ऑयल अंडर सी इज टर्म्ड एज। जब हम सी के अंडर माइनिंग करते हैं ऑयल के लिए तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्टिलेशन नहीं, ये सेपरेशन है। कार्बनेशन अभी आपने पढ़ा, डेड वेजिटेशन को कन्वर्ट होना कार्बन में। और डिस्ट्रक्टिव जो डी बोल रहा हूँ, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन तो हो नहीं सकता, आप डिस्ट्रक्ट कर रहे हो, तबाही मचा रहे हो, तो माइनिंग थोड़ी कर रहे हो, सौर माइनिंग। और यहाँ पे लिखा भी हो माइनिंग दिया हुआ सी आंसर, तो इसके अलावा कोई ऑप्शन आपको जाना भी नहीं है। ठीक है, ढंग से पढ़ने ऑप्शन को, तभी आप कर पाओगे अच्छे से। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, विच चैप्टर नंबर 6 से, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज्ड इन कंबस्शन। कौन सी गैस कंबस्शन में यूज होती है? ए हाइड्रोजन नहीं, बी ऑक्सीजन हाँ होती है, नाइट्रोजन नहीं होती, डी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती। इसका आंसर है आपका ऑक्सीजन बेटा। जब भी आपको कोई चीज़ बर्न करनी होती है, उसके कंबस्शन करना होता है, तो उसके लिए हमें ऑक्सीजन की बहुत सख्त ज़रूरत होती है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो कंबस्शन नहीं होगा। और जो आपकी CO2 है वो आपकी क्या करते हैं, वो फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होती है। ये आपका आग बुझाती है, ठीक है, नाटी लगाती है।
उसके बाद अगला ऑप्शन है बेटा ये आपका द बर्निंग ऑफ एलपीजी इज एन एग्जांपल ऑफ। जो एलपीजी को बर्न करते हैं उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं, जब भी देखो इन चारों में ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ, इसमें जो मेन आपका आंसर है वो है बर्निंग ऑफ एलपीजी को बोलते हैं हम रैपिड कंबस्टन। फटाफट से एकदम से वो रैपिड कंबस्टन के एग्जांपल में आती है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका अ टेम्परेचर एट विच द सब्सटेंस बर्न्स इज कॉल्ड। किस टेम्परेचर पे वो जलता है? मेल्टिंग, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग टेम्परेचर, हैंडलिंग टेम्परेचर, किंडलिंग टेम्परेचर, एवोपरेशन। तो देखो ये तीनों ऑप्शन अलग अलग हैं। आपको लग रहा हो किंडलिंग टेम्परेचर सबसे अलग, क्योंकि बॉइलिंग में तो बॉयल होता है, एवोपरेशन में उड़ जाता है, मेल्ट में मेल्ट करता है। तो इसका आंसर है सी, किंडलिंग टेम्परेचर। इसी को बोलते हैं जिसपे वो कोई सब्सटेंस बर्न करता है। विच इज नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब जो यूज द्वारा से रिन्यू नहीं होगा। नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल जो द्वारा से यूज हो सकता है। तो नेचुरल गैस, वाइंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। तो बेटा जो सबसे ऊपर नेचुरल गैस है ये आपका द्वारा से नहीं बनेगी जल्दी से, एक बार यूज़ कर लिया तो वो खत्म होती जा रही है हमारे वैसी अर्थ पे। इसका आंसर होगा आपका नेचुरल गैस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल कौन सा नहीं है? फॉसिल फ्यूल वो होते हैं बेटा जी जो डेड बहुत सालों करोड़ों से सालों में आके बनते हैं, कोल, पेट्रोलियम। तो इसमें ऑप्शन ए और बी कोल पेट्रोलियम आ गया है। तो पेट्रोलियम तो अपने आप में ही एक आपका नेचुरल आपका फॉसिल फ्यूल है। नेचुरल गैस, वाटर गैस, देखो नेचुरल गैस भी अपने आप बनी है नेचर में, तो फॉसिल फ्यूल है। और डी आपका वाटर गैस, ये आपका आंसर है वाटर गैस, डी आंसर होगा इसमें, ये जो फॉसिल फ्यूल नहीं है। विच गैस हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ कंबस्टन। फिर अगेन वही क्वेश्चन आ गया है कि कौन सी गैस कंबस्टन में हेल्प करती है? कुकिंग गैस नहीं, नाइट्रोजन गैस नहीं, ऑक्सीजन गैस आपका आंसर है। ऑक्सीजन गैस हेल्प करती है आपका कंबस्टन में। अगला ऑप्शन है आपका कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस ऑन कंप्लीट कंबस्टन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड। तो इसमें कौन सी जो अमाउंट जब भी आप कितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है जब आप एक फ्यूल को जलाते हो, तो वो हमेशा बेटा क्या होती है? कैलोरीफिक वैल्यू, ये याद रख लो। ना एक्सपेरिमेंट वैल्यू होती है, ना हीट वैल्यू, ना इंटरनल एनर्जी। आपका ए ऑप्शन होगा कैलोरीफिक वैल्यू। उसके बाद आपका अगला ऑप्शन है विच जोन रिप्रेजेंट द पार्शियल कंबस्शन ऑफ कैंडल। पार्शियल मतलब जो पूरा नहीं चलता अच्छे से, वो कैंडल फ्लेम के जोन होते हैं 3, आउटर मोस्ट, इनर मोस्ट और मिडल। तो आउटर जोन, मिडिल जोन, इनर जोन, लोअर जोन, कौन सा जोन होता है इसमें पार्शियल कंबशन होता है? इसका आंसर है बेटा मिडिल जोन, क्योंकि आउटर जोन के अंदर बहुत कंप्लीट कंबशन होता है और इनर जोन के अंदर सबसे कम कंबशन होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? मिडिल जोन, जहाँ पे पार्शियल कंबशन होता है। उसके बाद अगला ऑप्शन है बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग कोल इन क्लोज रूम विल प्रोड्यूस। अगर आप किसी कोल को जलाते हो क्लोज रूम में तो क्या बनेगा? नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड हाँ। देखो कभी आपने सुना होता कि भाई पहले क्वेश्चन भी आता था कि भाई अंगीठी जला के नहीं सोना चाहिए, दरवाज़ा बंद नहीं करना चाहिए। कि भाई जब आप अंगीठी चला रहे हो तो दरवाज़ा बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड अगर वो जहरीली गैस है, अगर वो बॉडी में जाएगी तो इंसान अनकॉन्शियस हो जाता है। अगला ऑप्शन है आपका सब्सटेंस विच कैच फायर आर कॉल्ड। जो फायर जल्दी पकड़ लेते हैं उसे बोलते हैं एसिड बेस कंबस्टिबल बर्नर। इन चारों में से ऑप्शन होगा आपका कंबस्टिबल का मतलब ही वही होता है बेटा आपका जो सब्सटेंस जल्दी से जल जाते हैं। तो इसका आंसर सी होगा। चलो बेटा आज अभी ये 4 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, इनको अच्छे से पढ़िएगा। कुछ आई होप यू आर डूइंग वेल। कोई बात नहीं, तैयारी करते रहिए बेटा, छोड़नी नहीं तैयारी, अच्छे से तैयारी कीजिए। कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग, ऑल द बेस्ट बेटा।